हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज़न आइज़ की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत जल्द ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर तक इसे कंप्लीट करना होगा। फिर नेक्स्ट मंथ की यहाँ पे सितंबर मंथ की भी आपकी मैगजीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कल पॉलिटी की एक लेसन देख चुके थे। आर्टिकल 370 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग रेस्ट ऑफ दी आर्टिकल्स को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, बट बहुत ही अच्छी अच्छी आर्टिकल है और थोड़ी लेंथी भी है। कहने का मतलब है कि आप लोग को यहाँ पे डिटेल में समझना होगा सारी पॉइंट्स को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। फिर उसके बाद ये जो आपका सब कैटेगराइजेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इसके लिए भी बहुत अच्छी आर्टिकल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपकी इंटरेस्टिंग लेसन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक लेसन जो हमारी आर्टिकल 370 में कंप्लीट हो गई है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की भी लेसन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कल से आपकी फिर वैसे ही क्विज सेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग को आंसर देना होगा, तो ही आप लोग बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए आज की लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी बात कि आप लोग प्लीज़ वापस से अपने ट्रैक पे आ जाइए। जिनका प्रीलिम्स हो रहा है वो अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। हो गया 1-2 दिन आपकी जितना भी आपको मूड फ्रेश करना था, जितना आपको रिलैक्स करनी थी, हो गया। लेकिन अब आप लोग जितना जल्दी अपने ट्रैक पे वापस आओगे, उतना जल्दी आप लोग के लिए बेटर होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। 8 मंथ्स है। 27 जून को आपकी प्रीलिम्स 2021 की होगी और 8 जनवरी 2021 से आपकी मेंस स्टार्ट होगी 2020 की। तो जिस भी मोड में आप लोग हो, वापस से अपने ट्रैक पे आ जाइए। कोई बात नहीं, नहीं हुआ इतना दुख होने का ज़रूरत नहीं है। अपनी गलतियों को एनालाइज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आप ज़रूर लैक कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो बेटर है कि दुख होने से या फिर आप लोग गम में जो बैठे हो, उससे बेटर है कि अपने आप को एनालाइज़ कर लीजिए ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एग्ज़ाम ही है और ये आपका हर एक साल आएगा। कुंभ का मेला तो है नहीं कि एकदम से खो गया और 12 साल के बाद आएगा, काफ़ी वेट करना पड़ेगा। नहीं, इस बार तो आपके पास कम है, 1 साल भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसका आप लोग खास ख्याल रखिए, उस पर आप लोग फोकस कीजिए, रादर देन कि क्या हो गया, नहीं हो गया, आप तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो काफ़ी आप लोग की मैसेजेस भी इस तरीके से आ रही है कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो कोई बात नहीं, जो भी हो गया है उसको साइड में रखिए। होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतना तो आप लोगों को हिम्मत लेके चलना ही है कि इस तरीके से ये एक चैलेंजिंग, आप कह सकते हो कि यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, ये दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग कि आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो या फिर क्या हो रहे हो। फेल तो मैं नहीं कहती हूँ, ये एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने अभी प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे, इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जा ही रहे हो। फेल मतलब क्या होता है? फेल मतलब कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फेल कोई कहीं पे भी नहीं होता। अगर आप लोग उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, जिसको आप लोग आगे आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल करोगे, उसको यूटिलाइज़ करोगे और बेटर तरीके से जो है ना, वो आप फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो बेटर है कि अभी आप लोग उस मोड से बाहर आइए, अपनी जो स्केड्यूल है उसको टाइट कीजिए, रूटीन एक फॉलो कीजिए, मेंटेन कीजिए रूटीन, और बस उस पर वर्कआउट कीजिए। फाइन। उसके बाद यहाँ पे आपका डेली बेसिस पे लेसन आएगा ही, तो उसको आप लोगों को एंजॉय करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ। क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है ये, सारी चीज़ें देखेंगे। न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो लॉयर एक्टिविस्ट है प्रशांत भूषण, उनको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी माना है। और वो भी किस कंटेक्स्ट में? तो सोशल मीडिया के कमेंट करने पे, कुछ उन्होंने ट्विटर पर कमेंट किया था, पहले भी किया था, अभी भी किया था, तो उसके ऊपर यहाँ पे प्रशांत भूषण को यहाँ पे गिल्टी माना गया है। ठीक है। और ये जो कमेंट कर रहे थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर टारगेट करके कर रहे थे। तो यही बात है। अब पहले समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, उसके बाद डिटेल में हम लोग इस बातों को समझेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की निंदा करना। कोर्ट है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपको बहुत सारे कोर्ट देखने को मिलेगा। फैमिली कोर्ट होते हैं, बहुत छोटे मोटे कोर्ट होते हैं। ठीक है। तो कोर्ट की अगर आप निंदा कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उसकी, वो आपका हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि ऑफेंस, यानी कि आप जो कोर्ट के प्रति अपना डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो, कोर्ट की डिग्निटी को जो है ना कहीं हर्ट कर रहे हो, डाउन करने का कोशिश कर रहे हो, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ये प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर अटैक होता है, यानी कि अगर किसी भी तरीके का कोर्ट के अथॉरिटी को कम करने का कोशिश किया जाता है, और जो पब्लिक इमेज है कोर्ट को, इस तरीके से आप जो है पब्लिकली ऐसा दिखाओ कि यहाँ पे कोर्ट जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर कोर्ट की जो फेम है उसको डिफेम करने का कोशिश करो, और पब्लिक
का जो फेथ है, जैसे हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, कोई भी अगर क्राइम होता है हमारे साथ होता है या हम करते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हमें यहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए और हमें जस्टिस देने के लिए कौन है, तो कोर्ट है। तो कोर्ट को किसी भी तरीके से इसकी जो यहाँ पे गरिमा है उसको कभी भी कम नहीं करना है। अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिससे कि ऐसा लगे कि आप हमारे इंडिया के कोर्ट के अगर उसकी गरिमा को, डिग्निटी को अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कहीं से भी उसको डिफेम करने का कोशिश कर रहे हो, और साथ ही साथ लोगों में जो ट्रस्ट है, हमें एक ट्रस्ट है ना कि कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होगा तो हमें जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस कौन दिलाएगा, हमें कोर्ट दिलाएगा। कोर्ट में जाएंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग को जस्टिस मिलेगा। तो ये जो जस्टिस मिलेगा, हमारा जो ट्रस्ट है, कहीं ये ऐसा ना हो आपकी कोई ऐसी एक्शन ना हो, कोई ऐसी रिएक्शन ना हो जिससे कि मेरा जो आज के डेट में कोर्ट में ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व ना हो जाए। तो अगर ऐसा काम कोई भी इंसान करता है तो उसके ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगता है। अगर आप देखोगे हमारे संविधान में आर्टिकल 261 है जिसमें ये कहा गया है कि फुल फेथ और जो क्रेडिट है वो यहाँ पे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का वो पब्लिक एक्ट में रहता है, रिकॉर्ड में रहता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में रहता है, चाहे वो यूनियन का हो या फिर हर एक स्टेट का हो। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से पूरे इंडिया में आप देखते हो कि एक हमारा जो सबसे हायर अपेक्स कोर्ट होता है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके नीचे हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट होते हैं। आज की डेट में आपका 24 हाई कोर्ट है, कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जो कि आपका कंबाइन कोर्ट चलता है, और कुछ यूनियन टेरिटरी है उसका भी कंबाइन कोर्ट चलता है। अगर अगल बगल कोई स्टेट है तो उसी के स्टेट के कोर्ट में उनका भी हियरिंग होता है। तो ये सारी जो फुल फेथ है और जो क्रेडिट है वो यहाँ पे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का ये किस में जाता है, तो पब्लिक एक्ट में जाता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, साथ ही साथ क्या रिकॉर्ड है, और साथ ही साथ जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे चल रहा है, इसके ऊपर फुल फेथ होता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए बहुत अच्छा खासा प्रोविजन रखा गया। ईच एंड एवरी आर्टिकल इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से निकल कर आ रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप देखोगे कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग इंडियन सिटीजन्स है, इसके होते हुए हमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो कि पार्ट 3 में है हमारे संविधान में, इसमें आर्टिकल 19 कहता है कि हमें 6 तरीके का अधिकार है। 6 तरीके का अधिकार में से एक अधिकार आपका क्या है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपने एक्सप्रेशन को शो करने की स्वतंत्रता है। इट मीन्स कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल दोगे, किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट कर दोगे, जैसे कि अभी आप लोग वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट कर देते हो या फिर कुछ भी बोल देते हो। तो चलो यहाँ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाओ, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाओ, या फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ भी बोल के निकल जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है कि आप पे रोक लगाया जा रहा है, और रोक जो लगाया जा रहा है ना उसके पीछे भी बहुत अच्छा खासा एक रीज़न है। ऐसे ही आपको नहीं रोका टोका जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री के, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एकदम हायर अथॉरिटी उनको माना जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में और पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। तो उनकी अगर आप निंदा करते हो, उनको अगर आप किसी भी तरीके से उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। यानी कि आप कुछ भी बोल के, कुछ भी अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करके अगर उनकी निंदा करते हो तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए किसी भी इंसान के ऊपर इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगता है और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगता है, यानी कि विदाउट रीज़न नहीं, रीज़न के साथ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगता है। तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये एक आपको देखने को मिलेगा। अब ये किसके अंदर आता है, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में आता है। उसके बाद आपका आर्टिकल जो है 129 है हमारे संविधान में, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट को जो है अपने आप में ही वो पनिश कर सकते हैं। और थर्ड यहाँ पे आर्टिकल है 215 जिसमें ये कहा गया है कि इसी तरीके का पावर है, यानी कि अगर हाई कोर्ट की निंदा होती है, हाई कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट होता है, डिग्निटी को डाउन करने का कोशिश किया जाएगा, तो यहाँ पे हाई कोर्ट में भी सेम पावर है कि वो यहाँ पे कंटेम्प्ट को पनिश कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आर्टिकल 129 है, हाई कोर्ट का 215 है। तो ये दोनों आर्टिकल अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हर एक हाई कोर्ट ये अपने जो सेम जुरिस्डिक्शन है, कुछ पावर है, उनका ऑथोरिटी है, उनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ सेम प्रोसीजर और प्रैक्टिस के साथ भी। साथ ही जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है ये सब ऑर्डिनेट है इसका, और इसको भी जो है अपने आप में कंटेम्प्ट में ही ये यहाँ पे जो है इसको एक्सरसाइज करते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक कोर्ट के पास, जितने भी हाई कोर्ट है हमारे कंट्री में, उनके पास ये पावर है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, वो उसी तरीके से हाई कोर्ट भी काम करेंगे, और वैसे ही काम करेंगे जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट का एक्शन होता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक्शन हो सकता है। फोर्थ जो आर्टिकल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका हो जाता है आर्टिकल 142 का 2।
कहने का मतलब है कि जब कोई भी कानून यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनता है और इसको यहाँ पे आर्टिकल क्लॉज 1 के अंदर यहाँ पे आपका मेंशन किया जाता है, तो क्या मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सारे पावर है, वो सारे पावर है जो पीपल्स के अटेंडेंस को सिक्योर करे, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको सिक्योर करे, और साथ ही साथ पावर है कि अगर कोई भी इसका कंटेम्प्ट कर रहा है, कोई भी निंदा कर रहा है तो उसको पनिश भी करे। ये एक चीज़ कहा गया है आर्टिकल 142 के क्लॉज 2 में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी तरीके से पावर है कि वो यहाँ पे कोई भी लोग अगर यहाँ पे कोर्ट के अथॉरिटी को, डिग्निटी को अगर किसी भी तरीके से लूज़ करने का कोशिश करे तो उसको पनिश भी कर सकता है। हमारे यहाँ बाकायदा कानून भी है जिसको हम लोग कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसमें कि कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट एक तरीके का आप देखोगे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का एक्सप्रेशन है जो कि हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये कानून लाकर हम लोग 1971 में कंटेम्प्ट को बाकायदा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और कंटेम्प्ट को ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है कि डिग्निटी का आप अगर लूज़ करते हो या फिर डाउन करते हो तो आपको कंटेम्प्ट का चार्ज लगेगा। नो, बाकायदा यहाँ पे आपका जो है डिवाइड किया गया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है, सिविल कंटेम्प्ट भी है। दो तरीके का कंटेम्प्ट यहाँ पे रखा गया है। तो ये संविधान के द्वारा नहीं किया गया, ये हमारे इस कानून के द्वारा किया गया है। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि आप चाह के किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, यानी कि कोर्ट के द्वारा आपको कुछ ऑर्डर दिया गया है लेकिन आप चाह के, जानबूझ के नहीं होता है कि जानबूझ के ऐसे कर रहे हो, तो अगर आप वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका सिविल कंटेम्प्ट लगेगा। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि किसी भी मैटर में कोई भी तरीके का एक्ट करना, चाहे वो आप कुछ वर्ड के थ्रू करो, चाहे आप कुछ बोल के करो, चाहे आप कुछ लिख के करो, या फिर कहीं साइन कर दो, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर दो, किसी भी तरीके का मैटर जिसमें कि आपका कोई भी एक्ट अगर ये शो करता है कि आपने कोर्ट की डिग्निटी को लूज़ करने का कोशिश किया है, कोर्ट की डिग्निटी को आपने डाउन करने का कोशिश किया है, तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहने का मतलब नहीं कि आप किसी को मार दो या गोली मार दो तो ही आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा। नहीं, आप यहाँ बोल के, कुछ लिख कर, कुछ या तो वर्ड के फॉर्म में, या फिर आप लोग जो है यहाँ पे कहीं साइन करके ये चीज़ सिद्ध करना चाह रहे हो कि हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है, तो फिर आप कोर्ट का जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगेगा। लेकिन अगर आप चाह के जो है किसी भी तरीके का अगर ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा और चाह कर आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तब आपके ऊपर जो है सिविल कंटेम्प्ट लगेगा। तो दोनों आपको समझना है। साथ ही साथ क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे और भी कैटेगरी है। क्या क्या है कि अगर आप यहाँ पे स्कैंडलाइज कर रहे हो, यानी कि आप जो भी अथॉरिटी है, लोअर अथॉरिटी, उसको भी यहाँ पे लोअर करने का कोशिश कर रहे हो। कोई भी कोर्ट है, यानी कि जो भी पब्लिक कॉन्फिडेंस है जुडिशरी का, हम लोग को क्या है, जुडिशरी में फेथ है। चलिए अब बाबरी मस्जिद का आप लोग देख लीजिए, 28 साल के बाद उसका जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का जजमेंट निकल कर आया, सारे लोगों को बरी कर दिया गया। ठीक है, सारे लोगों को फ्री कर दिया गया। 28 साल के बाद क्या गया, उसमें से तो कितने लोग हैं जो कि जिंदा नहीं है आज की डेट में, उनको तो ये भी नहीं एहसास हुआ है कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगा था वो उससे मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि देर आए दुरुस्त आए, और इतने 28 साल के बाद जो है इस तरीके का हमारे कंट्री में इस तरीके का जजमेंट दिया जाता है। तो कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक पब्लिक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है कि आज नहीं तो कल जो है कोई भी अगर केस है तो उसकी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी ही, उसकी अगर सही तरीके से जजमेंट निकल कर आएगी ही आएगी। देर आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो एक जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको अगर अंडरमाइन करने का आप कोशिश कर रहे हो, आप अगर ऐसा कह रहे हो कि नहीं यार इंडिया में तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे आराम से क्राइम करो और कहीं दूसरे के देश निकल जाओ, या फिर क्राइम करके यहीं बैठे रहो, कुछ ज़्यादा पैरवी है आपका, बहुत ऊँचा पहुँच है, तो आप फिर जो है आराम से बैठे रहोगे, 20-30 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, यानी कि आप जो है जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, जो लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसका ट्रस्ट आप खो रहे हो, खोने का कोशिश करवा रहे हो। तो आपके ऊपर जो है ये क्या चार्जेस होगा कि आप स्कैंडलाइज कर रहे हो। इट मीन्स कि आप यहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग गया। सेकेंड चीज़ है कि इंटरफेयर कर रहे हो या फिर इंटरफेयर करने का कोशिश कर रहे हो। कोई भी ऐसा जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रहा है जिसमें कि आप जानबूझ के इंटरफेयर कर रहे हो कोर्ट का, तो वो भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। थर्ड है कि इंटरफेयर कर रहे हो या फिर चाहते हो इंटरफेयर करना किसी भी तरीके का, अगर जस्टिस यानी कि कोई भी जस्टिस है कोई भी मैनर में अगर निकल कर आ रहा है तो उसको आप रोकना चाह रहे हो, या फिर उस जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं आप बाधा डाल रहे हो। तो किसी भी तरीके का आप जो है रोक रहे हो, कानूनी तौर पे जो काम हो रहा है उसको काम नहीं करने दे रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो या फिर इंटरफेयर करने का कोशिश कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्जेस लगेगा। यानी कि सिविल और
क्रिमिनल में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो सिविल का कहने का मतलब बस यही है कि कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर दिया गया है, अगर आप उसको नहीं मानते हो तो सिविल कंटेम्प्ट लगेगा, लेकिन क्रिमिनल तभी लगेगा जब आपने इतना सारा काम किया है। यानी कि एक तो आप कुछ भी बोल रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, साइन कर रहे हो, इस तरीके से अगर कुछ भी एक्ट करके ये दिखाना चाह रहे हो, लोगों की जो फेथ है कोर्ट के ऊपर, उसको अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रहा है उस पर आप इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी तरीके का आपका अगर जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है किसी भी मैनर पे, उस पर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको रोकने का कोशिश कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, तो फिर आपका ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। पनिशमेंट की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, लेकिन कैसा आपको पनिशमेंट मिलेगा अगर इस कानून के द्वारा देखें। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमारे संविधान में नहीं है। जो डिवीज़न है सिविल कोर्ट का, सिविल कंटेम्प्ट का और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, ये हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, ये कानून के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जो हमारे कंट्री में 1971 में बना था। अब इसी के कानून के तहत यहाँ पे पनिशमेंट भी लिखा गया है। तो इस पनिशमेंट, इसमें क्या है कि पनिशमेंट आपको एक सिंपल इम्प्रिजमेंट होगा, जेल होगी 6 मंथ का, या फिर फाइन है 2000 का, और ये एक्यूज्ड को जो है इस तरीके का डिस्चार्ज भी किया जाएगा, और पनिशमेंट जो है ना यहाँ पे रिमीट भी किया जाएगा, या फिर अपोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाते कि ठीक है आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट लगा है, आप उसको अपोलोजाइज़ कर रहे हो, आप सॉरी कह रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, तो ठीक है कोर्ट उसको जो है आपको फ्री भी कर सकते हैं, इस तरीके का चार्जेस भी आपसे हटा सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा तो हार्श पनिशमेंट है नहीं, पनिशमेंट बहुत ही कम है, 6 महीने का आपका जेल है, साथ ही 2000 आप फाइन दे दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। माफ़ी मांग लिए तो चलो ठीक है, वो भी आपको छूट मिल जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का देखते हैं कि लिमिटेशन कब तक है। नो कोर्ट शैल इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ईदर ऑन इट्स ओन नोशन और अदरवाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। यानी कि मान लीजिए कि जब से आपके ऊपर जो है कोई भी काम आप ऐसा किए हो जिसमें कि लग रहा है कि आप जो है कोर्ट को निंदा पहुंचाने का कोशिश कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट का चार्जेस लगेगा ना, तो इसका लिमिटेशन आप देख सकते हो कि 1 साल है। अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्जेस लग गया और 1 साल तक कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया गया, या फिर यहाँ पे कोई भी कोर्ट जो है ना अपने आप से वो यहाँ पे कोई भी तरीके का प्रोसीडिंग नहीं कर सकती है, और ना ही अगर 1 साल आपका बीत गया, यानी कि आपने जो है 1 साल में आपके ऊपर कोई भी कंटेम्प्ट का चार्जेस नहीं चला, तो फिर आपको जो है इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा। इसमें लिमिटेशन भी आपका रखा गया, यानी कि 1 साल मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है इसके ऊपर। तो एक्सेप्शन क्या है कि कहाँ कहाँ छूट मिलेगा, कहाँ कहाँ कहा जाएगा कि अगर आप इस तरीके का कोई एक्शन ऐसा कर रहे हो जिससे लग रहा है कि कोर्ट की निंदा हो रही है या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, डिग्निटी यहाँ पे ऑनर कम हो रहा है, तो ऐसा फिर भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग होना चाहिए। यानी कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रहा है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो इंटरफेयर भी कर रहे हो तो फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग होना चाहिए कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। और अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो आपका जो इंटरफेयर किया जा रहा है ना, आप उसमें अगर बीच में बाधा भी डाल रहे हो तो एक अच्छे रीज़न के लिए कर रहे हो, यानी कि फेयर रीज़न के लिए कर रहे हो, तब आपको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस नहीं लगेगा। सेकेंड है कि कोई भी फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, यानी कि कोई भी जुडिशियल ऑर्डर है उसके मेरिट के ऊपर एक फेयर क्रिटिसिज्म। देखिए क्रिटिसिज्म में जो हम लोग करते हैं, किसी की भी बुराई कर देते हैं, मुंह खोल के एकदम से कहीं से भी बुराई कर देते हैं, लेकिन 2 तरीके की बुराई होती है। एक होता है कि आप एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके घर में भी आपको सुनने को मिलेगा कि चलो ठीक है आपने 6 महीने से बहुत पढ़ाई की, आपका जो है प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही कोई बोले कि आप क्या 6 महीने में नहीं निकाल पाए, तो अब आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है, 6 महीने रगड़ के पढ़ लेता है तो सबका हो जाता है, आपका नहीं हुआ तो यानी कि आपका अब नहीं होने वाला है। जिसको कहते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है। इसमें क्या है कि आपको ये फील कराएंगे कि चलो इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप मेहनत तो बहुत किए थे लेकिन आपका नहीं हुआ, होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था लेकिन आपका नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर आप दोगे तो शायद आपका अगली बार आ जाएगा। टाइम फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें क्या हो गया कि एक आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो गया। क्रिटिसिज्म तो आपको मैं कर रही हूँ कि आप इतना मेहनत किए थे, आप डिजर्विंग कैंडिडेट, तो आपका होना ही चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि फेयर क्रिटिसिज्म करना है, वो भी जुडिशियल ऑर्डर के मेरिट पे। तो अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो इसको भी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से अलग रखा जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें कि कोई भी अगर यहाँ पे पब्लिकेशन हो रहा है, कोई भी दूसरा एक्ट अगर यहाँ पे पब्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी भी जज के ऊपर अटैक किया जा रहा है ना, डिफेम किया जा रहा है जज के ऊपर, और ये इंटेंट नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंटरफेयर किया जाए, तो इसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए नहीं देखा जाएगा।
तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई भी तरीके का आप काम कर रहे हो लेकिन एक जज के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, यानी कि जज को डिफेम करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो जस्टिस दिया जा रहा है ना, यानी कि जस्टिस के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसके ऊपर आप कुछ इंटरफेयर कर रहे हो, उसका वैसा इंटेंशन नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे जज को जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन आप उस जस्टिस को डिलीवर करने पर आपका वहाँ पे इंटेंशन नहीं है कि उसको आप अटैक करो या उसको आप जो है इंटरफेयर करो। तो फिर इसको यहाँ पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लिया जाएगा, वो आपके ऊपर अदर तरीके का चार्जेस अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है। एक तो फेयर और एक्यूरेट आपका रिपोर्टिंग होना चाहिए अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप अगर बाधा डालते हो, और अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप बाधा डाल भी रहे हो तो उसमें आपका फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर किसी की बुराई भी कर रहे हो तो फेयर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अगर आप कोर्ट की जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को निंदा नहीं पहुँचा रहे हो, उसको अगर आप हर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन खाली जज को आप अटैक करो, उसको डिफेम करने के लिए अटैक करो, तो फिर इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये 3 यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। यस, जुडिशियल डिसीजंस टू कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, यानी कि आप देखिए कि हमारे इंडिया में आज के डेट में जो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये निकल के कहाँ से आया है ये देख लीजिए। कुछ हम लोग स्टोरी देख लेते हैं। इंटरफ्रेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो किया गया, ये एक केस है जो कि है ब्रह्मा प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि एक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो अपराध है उसको बनाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली इसको प्रूव करें, यानी कि एक्चुअल जो इंटरफ्रेंस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ, तो अगर ये काम किया जा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको प्रूव करना है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगाना चाहिए। जो कोर्ट है वो यहाँ पे एनफ होगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है ऐसा कहीं पे भी दिया गया है या फिर इंटरफेयर करने का कोशिश किया जा रहा है जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, तो फिर यहाँ पे किसी भी तरीके का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लग सकता है। कोर्ट को अगर स्कैंडलाइज किया जा रहा है, ये भी एक केस है जो कि PN डुआ वर्सेस शिव शंकर एंड अदर्स है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोर्ट की क्रिटिसिज्म होती है तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये आपका जो है ये चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि अगर कोर्ट की आप निंदा कर रहे हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ये आपका कहा गया है इस वाले केसेस में। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये आपका केस निकल कर आया है, केस ऑफ ब्रजनाथ मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट जजमेंट। इसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हम लोग कंटेम्प्ट केस में देखें तो कोर्ट जो है वो यहाँ पे विलिफिकेशन के लिए यहाँ पे मांग सकते हैं कि ये जो जज एज ए जज है और इट इज़ द विलिफिकेशन ऑफ जज एज एन इंडिविजुअल। तो इस केस में ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे आपका निंदा किया जा रहा है, किसी भी तरीके का अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है, कंटेम्प्ट का केस अगर निकल कर आ रहा है, तो ये चीज़ को पहले यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो कंटेम्प्ट किया जा रहा है किसी जज का, तो क्या वो जज के हिसाब से किया जा रहा है, यानी कि अगर निंदा कर रहे हैं किसी जज का तो वो जज है इसलिए उनका निंदा कर रहे हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल है उनको ऐसे लेकर निंदा कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं ये पहले समझना होगा। और अगर बात का ये प्रूफ हो जाता है कि जज को एज ए इंडिविजुअल जैसा अगर यहाँ पे निंदा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये प्राइवेट रेमेडीज़ के ऊपर हो जाएगा, यानी कि अगर कोई जज है लेकिन आप उनको एज ए जज उनका निंदा नहीं कर रहे हो, एक होता है ना कि वो एक इंसान है तो इंसान के नाते जो है वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल अगर आप उनका निंदा कर रहे हो तो इसको कंटेम्प्ट के बेसिस पे नहीं रखा गया, फिर वो एक प्राइवेट यहाँ पे रेमेडीज़ हो जाएगा और कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि यहाँ पे जो है कंटेम्प्ट को कमिट करे, यानी कि यहाँ पे कोई भी तरीके का ऐसा नहीं हो रहा है कि कोर्ट की ऑनर को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो इस बात को रखा गया है यहाँ पे। तो ये दोनों केस समझना है आपको। फिर अगर यहाँ पे ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि प्रीतम लाल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ MP है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको प्रिजर्व करना, वो भी किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस से, और इसको एक प्योर जस्टिस में रखना है। तो ये एक ड्यूटी हो गया है कोर्ट का कि यहाँ पे जो कंटेम्नर है उनको यहाँ पे पनिश करना है, यानी कि अगर कोई भी यहाँ डिग्निटी को अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंटेम्नर है उनको पनिश करना है। फाइन, तो यहाँ पे कोर्ट की किसी भी तरीके से डिग्निटी को हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई यहाँ पे अगर हर्ट कर रहा है तो उसको पनिश करना है। तो ये चीज़ कहा गया है प्रीतम लाल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ MP में। तो ये 3-4 कानून आपका यहाँ पे केसेस है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग कोई लॉयर वाले स्टूडेंट हो, लॉ वाले स्टूडेंट हो और लॉयर हो, या फिर कोई भी आप लोग जुडिशियल सर्विस की तैयारी करो, तो इसमें इस तरीके का जो आपका केसेस है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसमें अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली स्टोरी क्या था जिसकी वजह से हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम यहाँ पे बोबडे जी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक बाइक आपका राइड किया जा रहा था जो कि 50 लाख की है, हार्ले डेविडसन।
तो ये मोटरसाइकिल जो है एक बीजेपी लीडर का था, उनका ये जो है बाइक पे बस बैठे थे। और ये क्लेम किया जा रहा है प्रशांत भूषण जी के द्वारा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लॉकडाउन के टाइम पर जब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली गई थी कि विदाउट मास्क और विदाउट आपको जो है प्रॉपर इस तरीके का बिना मास्क के जो है, ये आप देख सकते हो कि बाइक में बैठे हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिना मास्क के वो राइड कर रहे हैं इस लॉकडाउन टाइम में। तो इसलिए इनके ऊपर ऐसा ट्वीट करना, तो इसलिए यहाँ पे प्रशांत भूषण जी के ऊपर चार्जेस लगी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ठीक है, तो ये तो आपका न्यूज़ में था, इसलिए इस तरीके की बातें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और हम लोग देख लेते हैं कैसे जो है जज यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं क्रिटिसिज्म को, वो भी अदर डेमोक्रेसीज़ में, यानी कि और भी कंट्री के हम लोग देख लेते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्टोरी और कंट्री में कैसी है। इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड में जो कंटेम्प्ट लॉ है, कंटेम्प्ट कानून है, इसको अब जो है एबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि जो लास्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग था वो 1930 में हुआ था, उसके बाद इस तरीके का कंटेम्प्ट को हटा दिया गया है। ब्रिटिश जज जो लॉर्ड डेनिन थे, उनके द्वारा 1969 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। वो भी जो कोर्ट है उनके द्वारा यहाँ पे कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शंस देखा गया था, फिर उसके बाद इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा ऐसा कहा गया था। तो ये क्यों था? क्योंकि कंटेम्प्ट केसेस जो है इसमें जज को यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं लीगल प्रिंसिपल जो है जिसमें कि कोई भी जज जो है अपने केसेस को नहीं वो देख सकते हैं, तो उसी के अगेंस्ट में ये देखने को मिला। लॉर्ड डेनिन है, उनका ये कहना था कि हम लोग क्रिटिसिज्म से नहीं डरते हैं, ना ही हम लोग इसको रिसेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंग्लैंड में इस तरीके का कंसेप्ट हटा दिया गया है। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो जो जस्टिस यहाँ पे ह्यूगो ब्लैक थे, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन है वो यहाँ पे साइलेंस नहीं हो सकते हैं इस तरीके के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर। इंस्टेड ये जो कंटेंडेंट किया जाता है कि जो कोर्ट की डिग्निटी है वो यहाँ पे आपका स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, ना ही यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर कोई भी फ्री डिस्कशन होता है किसी भी कोर्ट के बारे में तो वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि इनकी ड्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्री डिस्कशन होता है कोर्ट में तो ये आपका रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, इसलिए इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं रखा गया है यूएस में भी। कनाडा में अगर हम लोग देखें तो क्यूमटो केस जो 1987 में हुआ था, तो कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि कोर्ट्स को यहाँ पे फ्री है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है अनलेस देयर इज़ एन एनी इमिनेंट डेंजर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जब तक यहाँ पे जस्टिस डिलीवर जो किया जाता है उनके अगर यहाँ पे कोई एमिनेंट आपका डेंजर नहीं है, किसी भी तरीके का डेंजर साइन नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट्स जो है वो फ्री है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा काम करेंगे वैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी पॉइंट्स हम लोग देखें। अपने कंट्री के बारे में ज़्यादा फोकस कीजिए, दूसरी कंट्री में कैसा कैसा चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब इशू देख लेते हैं कि इस तरीके का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर इतना ज़्यादा इशू क्यों होता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ कहीं ना कहीं ये टकराता है। एक जगह कहा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में, और एक जगह अगर हम लोग कुछ भी कह देते हैं, इस तरीके का ट्वीट अगर यहाँ पे प्रशांत भूषण जी के द्वारा कर दिया गया तो उसमें कुछ भी गलत तो नहीं है। एक साइड से आप देखोगे तो आपको गलत नहीं लगेगा, दूसरी साइड से आप देखोगे तो गलत लगेगा। एक साइड से आप देखोगे तो वो सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में टाइम पे बिना मास्क के वो कैसे जो है किसी का भी बाइक राइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ से आप देखोगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हो। तो ये दोनों बात आता है। तो जो यहाँ पे कंटेम्प्ट का कानून है वो अभी तक यहाँ पे आप देखोगे कि एक स्ट्राइक के साथ ही यहाँ पे कंटिन्यू है। कुछ यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि हमारे जो कोर्ट की मैजिस्ट्री है उसको अपहेल्ड करने के लिए, साथ ही साथ जो जस्टिस है उसको यहाँ पे जो डिलीवर किया जाता है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग इसको जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जो प्रोटेक्ट किया गया हमारे आर्टिकल 19(1)(a) में, तो उससे हम लोग इसको जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बातें की जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि एक साइड हमारा संविधान हमें इस तरीके से फ्रीडम देता है, अगर हम कुछ कहते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस बन जाता है। सेकंड है कि ये वेग और जो वाइड जुरिस्डिक्शन होते हैं, अगर हम लोग क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि क्रिमिनल और जो सिविल यहाँ पे कंटेम्प्ट है, तो यहाँ पे आप लोग सिविल कंटेम्प्ट देखिए तो कहा जा रहा है कि अगर कोई अपने इच्छा से अगर डिसओबीडियंस है, यानी कि कोई भी अगर ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसको सिविल कह देंगे। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का आप देख सकते हो कि एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा लिस्ट हो चुका है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एक्सट्रीमली ये वाइड है और इसको ईजिली इन्वॉक किया जाएगा, क्योंकि सो मोटो पावर है कोर्ट के पास, सो मोटो पावर है। अगर उनको लगता है कि इस तरीके का जो है यहाँ पे जो प्रशांत भूषण जी के द्वारा जो कमेंट किया गया है वो गलत है, तो वो इनको जो है इनके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो सकता है। साथ ही जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है
इसके अगेंस्ट में ये सारी केसेस देखने को मिलती है। साथ ही लिमिटेड है, यानी कि राइट टू अपील करने का भी यहाँ पे लिमिटेड प्रोविज़न है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो एक स्टैट्यूटरी स्कीम, यानी कि एक पर्सन को जो यहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो कन्विक्ट किया जाता है, यानी कि उनके पास राइट है कि वो कोई भी रिव्यू पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन कहने का मतलब है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया, तो जजमेंट देने के बाद जो है कुछ समय के बाद अगर इसके जो पार्टी होते हैं फॉर और अगेंस्ट के, अगर उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए, तो रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। रिव्यू पिटीशन से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी बेंच उस केसेस को हियर किए थे, फिर वो डिस्कस करते, हियर करते, और फिर अपना जो जजमेंट होता है उसको फिर वो लोग जो है रिव्यू करके फिर न्यू जजमेंट यहाँ पे देते हैं। तो रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड राइट टू अपील है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जो कोर्ट ऑर्डर है ना, वो समटाइम्स आप देखोगे कि ब्लैकमेल एग्जीक्यूटिव किया जाता है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे यहाँ उनको ब्लैकमेल किया जाता है इस तरीके का कोर्ट का ऑर्डर। तो कोर्ट के ऑर्डर से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अपना काम फ्रीली नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये भी बात कहा गया है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस अगर देखें, यानी कि ये जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे कंट्री में ये अपराध माना गया है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग यूएस, कनाडा और इंग्लैंड का देखें तो इसमें इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो वही बात है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी हम लोग को करना चाहिए, उसी सारी चीज़ों को देखकर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो इंडियन का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसका जो कानून है, ये पावर आप देखोगे कि डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। डिस्क्रिशनरी कहने का मतलब है कि कुछ स्पेशल पावर दिया गया है। जैसे प्रेसिडेंट के पास भी डिस्क्रिशनरी आपको देखने को मिलेगा, गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी देखने को मिलेगा, तो कुछ स्पेशल पावर दिया गया है। उसी तरीके से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है, ये भी एक डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। तो साथ ही यहाँ पे देखें तो जो वर्ड है एनी अदर मैनर कहा गया ना, एनी अदर मैनर, यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हमारा कानून है 1971 का, इसके सेक्शन 2C थर्ड क्लॉज में आप लोग देखोगे कि लिखा गया है कि एनी अदर मैनर में। तो ये भी एक सही तरीके से यहाँ पे क्लियर नहीं है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर जो यहाँ पे कोर्ट का है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, उसकी सोर्सेज को यहाँ पे दर्शा रहा है, जो कि आप देखोगे कि या तो इसको डिलीट कर दिया गया, या तो सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है वो बेटर तरीके से लाने की ज़रूरत है। क्लियर नहीं हो रहा है ना किस तरीके का मैनर, कैसे मैनर, तो ये वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है। साथ ही जुडिशरी जो है उनको यहाँ पे बैलेंस करके चलना चाहिए, यानी कि दो प्रिंसिपल को, जो कॉन्फ्लिक्टिव प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे बैलेंस करके चलना चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फेयर, और जो फेयर और जो फेयरलेस जस्टिस है, इन दोनों के बीच में एक बेटर तरीके से बैलेंस हो। और यहाँ पे जो पावर टू पनिश है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो पनिशमेंट का ये जो पावर दिया गया है, इसको हमेशा एक सही तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, वाइजली सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग के साथ और एक सरकमपेंशंस के साथ, यानी कि कुछ भी सही तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो कि पनिशमेंट का यहाँ पर प्रोविज़न है। एलिमेंट्स है, एक मीन्स रिया है, इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी कि इस एक्ट में रखा गया है। तो व्हाट इज़ मीन्स रिया? मीन्स रिया एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि क्रिमिनल इंटेंट को यहाँ पे दिखाया जाता है, और किसी भी एविल माइंड को, जो दुश्मन का माइंड होता है, दुश्मन शैतानी जो दिमाग होता है, उसको यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है। और जो पनिशमेंट रखा गया है कंटेम्प्ट के लिए, जैसे आप देखते हो कि 6 मंथ का है, साथ ही 2000 जो है आपको फ़ाइन देना है, तो ये इनएडिक्वेट है, इतना सफिशिएंट नहीं लग रहा है। इसको कुछ सही तरीके से यहाँ पे आपका पनिशमेंट भी रखना चाहिए। कंक्लूजन में बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और जो मैलिशियस स्टेटमेंट है, इन दोनों के बीच में बेटर तरीके से डिस्टिंग्विश करना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आप देखते हो कि क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, इट मीन्स कि आप किसी की बुराई करो बट एक पॉजिटिव वे के साथ करो, कि उनकी अच्छाई भी बताओ, उसकी बुराई क्या है उसको तो बताओ, वो किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, उसमें कुछ सोल्यूशन भी आप ऐड ऑन करो। साथ ही मैलिशियस स्टेटमेंट है, यानी कि एकदम से नेगेटिव बोलते जा रहे हो, नेगेटिव यहाँ पे काम करते जा रहे हो, तो वो यहाँ पे मैलिशियस स्टेटमेंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं कि क्या इस प्रोविज़न को रहने देना चाहिए या फिर नहीं रहने देना चाहिए, यानी कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है हमारे कंट्री में चलते आ रहा है, तो क्या इसको हटा देना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। 2018 में क्या हुआ था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उनके द्वारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को पूछा गया था कि यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसको एग्जामिन करने के लिए कि क्या इसको अमेंड करना ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है। तो लॉ कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि ये जो 1971 का कानून है, इसको अमेंड करना अभी ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे तर्क वितर्क यानी कि रीज़न भी दिया गया है। सबसे पहले रीज़न यही बताया गया है कि कंटेम्प्ट के केसेस जो है वो हाई नंबर में है, बहुत सारे कंटेम्प्ट के केसेस अभी भी
भी पेंडिंग है। तो बहुत सारे केसेस आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कुछ भी डेफिनेशन चेंज कर दिया जाता है कंटेम्प्ट का, या फिर भी कुछ भी अगर यहाँ पे चेंज किया जाता है, तो जो ओवरऑल इस कानून का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और जो लोगों का रिस्पेक्ट है कोर्ट के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो इसलिए अभी इसको अमेंड करना ज़रूरी नहीं है। सेकंड है कि कंटेम्प्ट के जो पावर है उसके सोर्सेज के बारे में कहा जा रहा है कि कंटेम्प्ट जो है अपने इस तरीके से, जो कोर्ट जो है वो अपने कंटेम्प्ट पावर को जो डिराइव करते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि जो भी पावर मिला है वो हमारे संविधान से ही मिला है। इस एक्ट में ना ही सिर्फ यहाँ पे प्रोसीजर है कि कैसे यहाँ पे कंटेम्प्ट आपको लेकर चलना है वो आउटले किया गया है, बल्कि यहाँ पे पनिशमेंट भी रखा गया है कंटेम्प्ट के लिए। साथ ही यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट को इम्पैक्ट भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ किया गया है सुपीरियर कोर्ट को कि वो यहाँ पे अपने जो कंटेम्प्ट है उसको पनिशमेंट कर सकते हैं। और इस कानून के साथ साथ आप देखोगे कि एडिशनली यहाँ पे हाई कोर्ट को भी अलाउ किया गया है कि अगर कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट का अगर यहाँ पे कंटेम्प्ट है तो उसको भी पनिश कर सकते हैं। तो इस कमीशन के द्वारा ये आर्ग्यू किया गया है कि अगर कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन को अगर छोटा कर दिया जाए, नैरो कर दिया जाए, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे, और फिर यहाँ पे कोई भी रेमेडी नहीं होगा कि कैसे इनके कंटेम्प्ट के केसेस को एड्रेस किया जाए। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। साथ ही इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो कमीशन के द्वारा ये कंपेयर किया गया है कि जो यहाँ पे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है ये ब्रिटेन में, और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इसको कंपेयर किया गया है कि जो अपराध है हमारे यहाँ इस स्कैंडलाइजिंग द जो कोर्ट है उसका अपराध हम लोग देखें कि बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन ब्रिटिश में यही चीज़ को छूट दिया गया है। अब इसको लेकर इसको अपराध नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन भी है कि इंटरनेशनल अगर हम लोग देखें और भी कंट्रीज़ में तो इस तरीके का कानून नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कानून एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके द्वारा, कमीशन के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा ये बताया गया कि अगर हम लोग अपने इंडिया में इस तरीके के अपराध को ख़त्म कर देते, यानी कि जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, अगर कोई भी कोर्ट के गरिमा को कम करता है या स्कैंडलाइज करता है किसी भी तरीके से, अगर इस चीज़ को, इस अपराध को अगर हम लोग हटा देते तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक लेजिस्लेटिव गैप आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको नहीं हटाया जाएगा और कंटिन्यू करना चाहिए। इंडिया में ये आप देखोगे कि हाई नंबर ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस जो है वो कंटिन्यू है। पहले से आप देखोगे तो आज के डेट में ये बढ़ते ही आ रहा है। साथ ही साथ एडवोकेट सेफगार्ड भी है। अगर हम लोग कानून में देखें तो कुछ एडवोकेट सेफगार्ड है जिसमें कि अगर यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर मिसयूज़ भी किया जाए तो उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे आपका सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। साथ ही रेस्ट्रिक्ट भी है कोर्ट पावर को। 1971 का जो कानून है इसमें गुड इन्फ्लुएंस है। अगर हम लोग देखें कि कोई भी प्रोसीजर है या फिर कोई भी वास्ट अथॉरिटी जो कोर्ट का है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका रखा गया है। अच्छा खासा इसका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे डेफिनेशन जो कंटेम्प्ट का है उसको अमेंड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी निकल कर आ सकता है। कोर्ट के पावर को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है क्लियर नहीं होगा, कुछ क्लियरेंस की कमी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये सारी कुछ रीजंस दिया गया है लॉ कमीशन के द्वारा कि अभी ज़रूरत नहीं है 1971 के कानून को यहाँ पे अमेंड करने का। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे ये पूरी आर्टिकल रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। आई होप कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्योंकि बहुत ही डिटेल में मुझे समझाना पड़ा और काफ़ी अच्छी ये आर्टिकल थी, क्योंकि मेंस में आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी भी टॉपिक्स थी जो कि इस बार न्यूज़ में 2020 में नहीं था, 2019 के स्टार्टिंग में भी था, उससे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यूपीएससी वाले ऐसे ही कुछ ट्रिक्स खेलते हैं कि लास्ट ईयर के 2 साल पहले के भी क्वेश्चन कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे कि उस पेपर को टफ बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा भी आराम रिलैक्स नहीं करना है। हो गया जितना रिलैक्स करना था, अब उस मोड से बाहर आइए और फिर अपनी स्टडी को एक अच्छा खासा डायरेक्शन दीजिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से नेक्स्ट बार आपका नेक्स्ट साल फिर आएगा एग्ज़ाम और उसको अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगी, क्योंकि मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये भी ओबीसी का जो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबा है। एक बार आप देख लो कि 2 पेज में है ये, तो मैं अभी स्टार्ट करूँ तो ये फिर 1 घंटे से ज़्यादा का लेसन हो जाएगा, तो फिर आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी आप लोग को यूपी पीसीएस की भी प्रीलिम्स है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप उतना डिस्टर्ब हो, लेकिन छोटी मोटी जो भी आपका यहाँ पर टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आपका यूपी पीसीएस में भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, तो चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट हम
हम लोग कल इसी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको डेली बेसिस में यहाँ पे लेसन जब भी मैं अपलोड करूँगी तब आप लोग को यहाँ पे लेसन देखने को मिलेंगे। और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दी हूँ। हमारी टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से, तो आप टेलीग्राम में सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, साथ ही हमारे जो भी चैनल में वीडियोस अपलोड होती है उसके लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी आपको चाहिए तो वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।